Okay, good morning, students. Good morning. Okay, हमने अपना इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट शुरू किया था। ठीक है, उसका हम ऑलरेडी एक पार्ट देख चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली जो कंटेंट डिस्कस कर लिए हैं आप उनको देख सकते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड हमने देखा था कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, मीन्स किस प्रकार से मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी आई, जैसे कि हमने सिल्वर पेपर नोट्स वगैरह या कह सकते हो कॉइन्स वगैरह, इनके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने बैंक के जो डिपॉजिट थे उनके बारे में डिस्कस किया था। जो इसका बचा हुआ पार्ट है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम देखेंगे कि लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स, क्योंकि जिस वक्त हम बैंक के रोल के बारे में बात कर रहे थे हमने डिस्कस किया था कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं, मीन्स कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा अधिक होता है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे का या एक्स्ट्रा मनी का क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा मनी को वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और बैंक उनको क्या करता है, 4% का उसको ब्याज भी देता है, मीन्स इंटरेस्ट भी देता है, जिसकी वजह से उन व्यक्तियों की जो वो पैसा है वो सेव भी होता है, प्लस उसके अंदर पैसा भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो बैंक जो पैसा अपने पास रखता है उसको वो क्या करता है, लोन एक्टिविटीज में यूज करता है, लोन प्रोसीजर के अंदर यूज करता है, लोन के रूप में यूज करता है। तो हमें उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करना है आज। उसके बाद हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे, मीन्स यहाँ पर क्रेडिट का मतलब लोन है। जो वो लोन होते हैं, लोन के लिए वो क्या टर्म एंड कंडीशंस बैंक रखता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो लास्ट होगा वो होगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पुअर पीपल की हेल्प करने में बेनिफिशियल होता है। तो आज की जो बेसिक जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो बैंक की लोन एक्टिविटीज है वो, सेकंड हम डिस्कस करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके बारे में। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बैंक की लोन एक्टिविटीज की बात करते हैं। मैंने आप सबको बताया था कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंक में अपना पैसा जमा कर देते हैं। ठीक है, अब बैंक उस पैसे का क्या करता है, बैंक उस पैसे में से 15% तो अपने पास रखता है। बैंक जो है, जो टोटल अमाउंट उनके पास आता है 15% उसको अपने पास रखता है। वो 15% क्यों रखता है, वो 15% इसलिए रखता है कि कई बार ऐसा होता है कि डिपॉजिटर कभी भी आ सकता है कि उसको पैसा विड्रॉ करना है, वो सिचुएशन होती है। तो वो डिपॉजिटर कभी भी आ सकता है और उसे पैसा विड्रॉ करना है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक 15% का पार्ट जो है वो अपने पास रखेगा। So bank keeps only a small proportion. It means 15% of their deposit as a cash with themselves. बैंक क्या करता है, 15% कैश अपने पास रखता है। रखता क्यों है, बिकॉज दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी डे। क्योंकि डिपॉजिटर कभी भी आ सकता है कि उसे अपना पैसा विड्रॉ करना है, तो उस विड्रॉ करने के टाइम में उसे जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, उस बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो उसके माध्यम से पूरा करता है। अब डे तो फिक्स नहीं है कि वो किस दिन आएगा, तो वो किसी भी दिन आ सकता है, मीन्स कोई पर्टिकुलर डे नहीं है कि वो किस दिन आएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि जिस दिन भी वो आए उसी दिन उस डिपॉजिटर को पैसा दिया जा सके। तो उस कैश को मैनेज करने के लिए जो बैंक है वो अपने पास 15% रखेगा। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 85% पैसा। ये हुआ ना, मीन्स डिपॉजिटर ने पैसा जो डिपॉजिट किया उसका 15% तो उसने यूज कर लिया, किसके लिए, कि डिपॉजिटर कभी भी आपसे पैसा डिमांड करने के लिए आएगा तो आप डिपॉजिटर को वापस दे सकते हो। बट बच गया अब 85%। अब उस 85% का वो क्या करेगा, अब वो 85% जो है वो जो डिपॉजिटर का है वो उसे यूज करता है लोन एक्टिविटीज के अंदर, मीन्स वो लोन प्रोवाइड करता है। अब ये लोन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, हम अपने लाइवलीहुड के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि अलग अलग हम बिजनेस को सेटअप करने की बात करते हैं, कोई जॉब के लिए बात करता है। कई बार क्या होता है कि हमने अपना प्लॉट ले लिया है बट हमें उसके ऊपर मकान बनाना है, हम अपने उसके ऊपर एक घर बनाना है। ठीक है, हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम एकदम में कार परचेज कर ले। तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि बैंक क्या कर रहा है, हमने बात की थी कि बैंक जो 85% है उसे लोन के लिए यूज करता है। अब वो लोन क्यों देता है, मीन्स हमें लोन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है।
हम डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के चीजों के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो उन सब लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक जो है उस 85% पैसे को क्या करता है, लोन के रूप में पीपल को देता है, ठीक है। पीपल को लोन के रूप में उनको देता है। सेकंड थिंग हम बात करते हैं, वेट कीजिए स्टूडेंट। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, इस तरीके से बैंक जो है वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर किनके बीच में, ऐसे व्यक्ति जिनके पास सरप्लस मनी है और ऐसे व्यक्ति जिनके को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से बैंक जो है वो मीडिएटर का काम करता है इन दोनों व्यक्तियों के बीच में। अब वो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो उनके पास डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, वो उसको अपने पास रखता है। उसके बाद जिनको रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइड कर देता है एज ए लोन के रूप में। तो इस तरीके से बैंक जो है वो एक मीडिएटर का काम करता है। अब बैंक क्या करता है इसके अंदर, अब हमने डिस्कस किया था कि जो डिपॉजिटर पैसा डिपॉजिट करता है उसके ऊपर वो उसे इंटरेस्ट देता है। तो सेम थिंग, जब वो लोन देगा तो वो वहां से भी इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो बैंक जो देगा वो इंटरेस्ट के रूप में उस लोन को प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पर इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है वो उसके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वो 4% या आप कह सकते हो एनुअली कुछ भी हो सकता है, 6% या 4%, इस परसेंटेज के आधार पे तो वो उनको डिपॉजिटर को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। बट वो 14% का चार्ज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो होता है बैंक की इनकम। मींस उसने क्या किया, डिपॉजिटर को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 4% एनुअली, बट उसने जो जिसको उसने बोरो किया, मींस जिसको उसने पैसा लोन के रूप में दिया, उसने 14% चार्ज किया। तो बीच में क्या हुआ, 10% का डिफरेंस आ गया। वो 10% बैंक की क्या है, इनकम है। और बैंक उसको क्या करता है, उसका यूज करता है कि वो एक्सपेंडिचर जो भी है उसका, जैसे कि उसको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देना है, देनी है, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि उसके विभिन्न जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको पूरा करने के लिए उस इनकम का वो यूज करता है, ठीक है। अब बात यहां पर ये चल जाती है कि इनके माध्यम से वो होता है, मींस इन सब चीजों के माध्यम से वो इस बैंक जो है इस पैसे का यूज करता है। तो इसके आधार पे अब जो बैंक पैसा देता है, अब बैंक जो पैसा देता है उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। मींस जो हम कह सकते हैं कि क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चीज। तो अब हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्म एंड कंडीशंस में क्या होता है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट which is the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal addition। अब इसने कहा कि सबसे पहले क्या चीज डिसाइड होती है, सबसे पहले डिसाइड होती है कि भाई जो मैं आपको पैसा दे रहा हूं उसको आपको रिपे तो करना है, तो उसका मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगी। मींस आप इंस्टॉलमेंट में दोगे, वो इंस्टॉलमेंट मंथली होगी, ईयरली होगी या हाफ ईयरली होगी, या आप एकदम पैसा डिपॉजिट वापस करोगे, एक चीज। दूसरा, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिसाइड होता है। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कितना लिया जाएगा। तो इस सेंस में लेंडर्स कई बार क्या होता है, कई बार वो कोलेक्ट्रल की डिमांड कर लेता है। कोलेक्ट्रल, कोलेक्ट्रल होती है सिक्योरिटी। तो कई बार क्या होता है, लेंडर क्या करेगा, कोलेक्ट्रल की डिमांड कर लेता है। अब कोलेक्ट्रल होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कोलेक्ट्रल होती है एक एसेट ऑफ द बोरोवर। मींस कोलेक्ट्रल होती है बोरोवर की एसेट, ठीक है। अब बोरोवर की जो एसेट है वो क्या करता है, वो लेंडर को एज ए सिक्योरिटी के रूप में वो देता है। वो कहता है कि आप मेरी ये सिक्योरिटी के रूप में इस चीज को रख लो, आप मुझे इतना पैसा उधार दे दीजिए, जब मैं आपको उसको रिपे कर दूंगा तो आप मेरी कोलेक्ट्रल वापस कर देना, ठीक है। तो दैट इज कोलेक्ट्रल। तो इस तरीके से वो उसको कोलेक्ट्रल देता है। और सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि वो रिपे ना करे, तो उस सीन में वो क्या करता है, उस सीन में वो लेंडर जो होता है वो उसको बेचकर अपनी जो आप कह सकते हो अपने पैसा पूरा कर सकता है। तो इसलिए वो कोलेक्टर या सिक्योरिटी को अपने पास रखता है और उसके माध्यम से उसको वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस वक्त अगर हम बात करते हैं लोन दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ बातें निर्धारित की जाती है। सबसे पहला है कहा आपका इंटरेस्ट रेट, भाई आप किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको पैसा दे रहे हो। दूसरा है कि वो उसको पेमेंट वापस कैसे करेगा, रिपे कैसे करेगा, इंस्टॉलमेंट में करेगा, ईयरली करेगा, क्या करेगा, इस तरीके से। तीसरा कोलेक्ट्रल या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो सकता है कि वो एग्रीमेंट लिखा जाता है कि भाई हमने इस व्यक्ति को इतना पैसा दिया है, ठीक है, वो इस तरीके से हमें चुकाएगा, और कोलेक्ट्रल के रूप में ये चीज रखी गई है। अगर ये कोलेक्ट्रल, अगर ये पैसा रिपे नहीं करता तो कोलेक्ट्रल जो है लेंडर कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट। ये क्रेडिट की टर्म एंड कंडीशंस है। इतना क्लियर है।
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्रेडिट मिलता कैसे है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं पीपल की, या अगर हम बात करते हैं व्यक्तियों की, तो पीपल डिपेंड अपॉन डिफरेंट सोर्सेज फॉर द लोन रिक्वायरमेंट। अब वो लोन लेने के लिए वो डिफरेंट सोर्सेज जो है उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इस आधार पे हमने क्या किया, सोर्स को दो प्रकार में डिवाइड कर दिया। एक है आपका फॉर्मल और दूसरा है आपका इनफॉर्मल। एक आपका क्या है, फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल का पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स हमेशा कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ जो लोन के है या क्रेडिट जो है वो कौन से हैं। तो जो फॉर्मल सोर्स है वो है आपका बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। अगर मैं इनफॉर्मल की बात करता हूं तो इनफॉर्मल में आपका मनी लेंडर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है, आपका कोई नेबरहुड का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनको आप जानते हो, तो वो इनफॉर्मल सोर्स में आते हैं। अब इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा उसको देखेंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर को पढ़ेंगे, फॉर्मल सोर्स को पढ़ेंगे कि फॉर्मल सोर्स क्या करता है। फॉर्मल सोर्स, जो फॉर्मल सोर्स होता है उसमें हमने डिस्कस किया है बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो क्या करती है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, जो वो बोरोवर से लेते हैं। सेकंड थिंग, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने मनमाने दाम पर ले सके। तो उस सिचुएशन में हमने एक बार डिस्कस की थी कि हमारे इंडिया की करेंसी को जो इश्यू करता है वो है आपका आरबीआई। आरबीआई क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई है वो आरबीआई इस चीज को मॉनिटर करेगी। आरबीआई क्या करेगी, इस चीज को मॉनिटर करेगी कि जो बैंक है वो किस तरीके से लोन दे रहा है। सेकंड थिंग, बैंक को अपने पास एक स्टेटमेंट रखनी होती है, बैंक को अपने पास एक मिनिमम कैश बैलेंस रखना होता है, ठीक है। वो सब चीजें भी जो है आरबीआई मॉनिटर करती है। इसके अलावा उसको क्या होता है, उसको ईयरली एक रिटर्न सबमिट करनी होती है जिसमें वो डिस्कस करता है कि उसने कितना पैसा लोगों को लोन के रूप में दिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, उसकी क्या कोलेटरल उसने रखी है। ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो क्या करता है, बैंक जो है वो कोऑपरेटिव आरबीआई को डिपॉजिट करता है। तो इस तरीके से बैंक जो है वो एक फॉर्मल सोर्स है जो कि फॉर्मल मैनर से ही यूज कर मींस जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही जो आप कह सकते हो लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ठीक है। अब हम इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं। अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लोन रिक्वायरमेंट की बात कर सकता है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई भी, ओके, इनफॉर्मल की अगर हमने बात की है, इनफॉर्मल में सुपरवाइज करने के लिए ऐसी आरबीआई जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। ये उनकी मर्जी है कि वो किस व्यक्ति को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस तरीके से अपना लोन देना चाहते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर जो इनके ऊपर आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनफॉर्मल सोर्स जो है, इनफॉर्मल सोर्स जो है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो उसको विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे वो हाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, वो अपनी रिपेमेंट के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, कोलेटरल को बेचे, किसी भी तरीके से वो करे, वो कोई भी अनफेयर मींस यूज कर सकते हैं अपने पैसे को वापस लेने के लिए, ठीक है। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मोस्टली हमेशा देखने के लिए यही आया है कि वो हमेशा हाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। उनका मेन एम क्या होता है, उनका मेन एम होता है उस पैसे से पैसा अर्न करना। अब इसका बैड इंपैक्ट जो होता है वो बोरोवर के ऊपर होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने क्या हुआ, एक व्यक्ति ने लोन लिया फॉर्मल सोर्स से, ठीक है, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मल सेक्टर से देना है तो मींस बहुत लो रेट पे देना है। अब उसने जो पैसा अर्न किया, मान लीजिए कि उसने 1 लाख लिए है, ठीक है, उसने उस 1 लाख से क्या हुआ, उसने 1 लाख से 120 लाख मींस 125 जो लाख है उतने पैसे अर्न किए मींस सॉरी 1,25,000 अर्न किए हैं, मींस 25,000 की उसने अर्निंग कर लिया है। अब उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे सपोज कीजिए कि उसे तो देना है केवल 4%, इट मींस 4,000 रुपीज देनी थी, तो उसके पास कितना बचता है, 21,000 उसकी इनकम होगी ना। बट अगर हम इसको इनफॉर्मल सोर्स में लेके चले जाएंगे तो इनफॉर्मल सोर्स में उल्टा हो जाएगा। उसने कहा कि भाई मैं आपको 4% दे दूंगा, मैं तो आपको 20% पे दूंगा,
ठीक है, 20% का मतलब क्या हुआ कि उसे 1 लाख तो पे करने ही करने हैं, 20,000 और पे करने पड़ गए। अब उसके पास कितना बचा, 5,000। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इनकम रिड्यूस हो गई ना। अब इसका हमेशा लॉस होता है बोरोवर को, जब कभी भी वो इनफॉर्मल सोर्स से लेता है पैसे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें करना चाहिए कि ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ताकि जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट सिचुएशन, जो क्रेडिट है वो हर एक व्यक्ति को मिल जाए, वो हर एक व्यक्ति को मिल जाए। ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए या ऐसा कोई प्रोसेस गवर्नमेंट को करना चाहिए या ऐसे कोई स्टेप उठाने चाहिए जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति जो बोरोवर है वो क्या कर सके, वो उस चीज का बेनिफिट उठा के अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो इसी चीज को थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे यहां पर बना है इंडिया के अंदर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपसे डिस्कस किया जाएगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में से कितने व्यक्ति कहां से इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं, इसकी सोर्स से उनको मिलता है। आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, इसमें एक ब्लू कलर है, एक पर्पल कलर है। ब्लू कलर जो है वो आपको बताता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से कितने लेते हैं, और जो पर्पल कलर है वो आपको बताता है कि फॉर्मल सेक्टर से कितने लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, पहले पुअर हाउस होल्ड की बात करेंगे हम। पहला जो इस पाई चार्ट के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें 85% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है और 15% को फॉर्मल से मिलता है। मैं बात किनकी कर रहा हूं, पुअर हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं। सेकंड जो पाई चार्ट अगर हम उसमें सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, अब यहां पर ऐसे व्यक्ति की बात करें जिनके पास कुछ थोड़ा सा जमीन है या जिनके पास थोड़े से इनकम के सोर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनमें रेशो जो है वो 53% तो ऐसे हैं जो इनफॉर्मल पे डिपेंड है, और 47 जो परसेंट है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो किनके ऊपर डिपेंड है, जो कि आप कह सकते हो फॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा वेल ऑफ पीपल की तरफ चले जाते हैं, 72% जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, वो फॉर्मल से ले रहे हैं, और 28% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। और रिच हाउस होल्ड की बात करते हैं, 90% जो हैं वो फॉर्मल से ले रहे हैं और 10% इनफॉर्मल से ले रहे हैं। अब देखिए यहां पर कितना बड़ा, मतलब कि एक रेशो कितना गलत हो गया। जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है, जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है उनको डिपेंड किन के ऊपर करना पड़ रहा है, उनको डिपेंड रहना पड़ रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहने का मतलब है कि वो जितना भी अर्न करेंगे मैक्सिमम कहां पर दे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे देंगे। मींस उनकी इनकम तो रिड्यूस होती चली जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उन्हें फॉर्मल सोर्स से मिल रहा है। अब इसका डिफरेंस, बेसिक रीजन क्या है कि क्यों उनको इनफॉर्मल पे और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, हमें इसका पता होना चाहिए। तो अगर हम इस पाई चार्ट को देखते हैं तो हमने इसमें देखा कि 85% जो पुअर हाउस होल्ड है दे डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। वो इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड है अपने लोन लेने के लिए या क्रेडिट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अर्बन हाउस होल्ड की भी बात करूंगा तो वहां पर 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं, 90% को फॉर्मल से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा रिच हाउस होल्ड की बात कर लीजिए, 90% रिच हाउस होल्ड को कहां से मिल रहा है, फॉर्मल सोर्स से। केवल 10% ही व्यक्ति वहां पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल पुअर पीपल, या आप कह सकते हो जितने भी पुअर पीपल हैं उनमें से 50% जो पीपल हैं उनको फॉर्मल सेक्टर से पैसा मिलता ही नहीं। ठीक है, और कुछ व्यक्ति को मिल जाता है। अगर एक आपकी बुक में दूसरा पाई चार्ट और है, आप अगर उस पाई चार्ट को डिस्कस करोगे तो वहां पर दिखाया गया है कि 50% जो रूरल पीपल है उनको क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर से मिलता है। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि जो बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, बचे हुए व्यक्तियों को कहां पर जाना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा इनफॉर्मल सोर्सेज के पास। अगर वो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाएंगे तो सिचुएशन हमेशा गंदी होती चली जाती है। इससे पहले हमने, अगर बुक के अंदर हम देखेंगे तो बुक के अंदर कुछ स्टोरीज दी गई है, जहां पर सपना वगैरह की एक स्टोरी थी जिसके अंदर डिस्कस किया गया था कि उसने क्या किया, उसने लोन लिया किसी एक बड़े जमींदार से। ठीक है, उसकी फसल खराब हो गई इसलिए वो लोन को रिपे नहीं कर पाई। नेक्स्ट ईयर उसे फिर दोबारा से फसल बोनी थी तो उसके लिए दोबारा से फ्रेश लोन लेना पड़ा। सिचुएशन इतनी गंदी हो गई कि उसे अपनी जमीन का वो पार्ट बेचना पड़ा। तो इस तरीके से व्यक्ति डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। सो बैंक गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि बैंक और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको इंक्रीज किया जाए रूरल एरिया के अंदर, ताकि मैक्सिमम जो पीपल है उनको वहां से लोन मिल जाए और जो इनफॉर्मल सोर्स के ऊपर जो वो डिपेंड रहते हैं वो पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाए। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही फॉर्मल सेक्टर एक्सपेंड होगा
वैसे ही उनकी इनकम ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि मैक्सिमम व्यक्तियों को चीप रेट पर क्या मिले, क्रेडिट मिल सके। ऐसी सिचुएशन उनको क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन तो वही आ गया कि रूरल जो पुअर पीपल है वो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर डिपेंड क्यों होते हैं। क्वेश्चन तो हमारे पास यही रह गया। रीजन होता है कि उनके पास लैक ऑफ कोलेक्ट्रल होती है, उनके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में वो कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसी वजह से उनको डिपेंड रहना पड़ता है इनफॉर्मल सोर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स उनको जानता है, पर्सनल मैनर से जानता है ना, तो वो उनसे सिक्योरिटी नहीं देता बल्कि उनको फ्रेश लोन भी दे देता है। और बैंक और कोऑपरेटिव मींस फॉर्मल सेक्टर के अंदर सिंपल एक बात और है कि अगर आप पहला लोन पे करोगे तो दूसरा लोन आपको तब मिलेगा, पर इनफॉर्मल सोर्स में अगर आपने पहला लोन नहीं दिया ना तब भी आपको दोबारा से लोन मिल सकता है, चांसेस हो सकते हैं। तो यही कारण है कि इजी मैनर से उनको वहां से मिल जाता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्लियर? अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि पुअर पीपल की हेल्प करता है। हमने पिछले सेक्शन में क्या देखा कि मैक्सिमम जो पुअर पीपल हैं दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर लोन एंड फॉर देयर क्रेडिट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। ये बात डिस्कस की है ना? ठीक है, अब इसके रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि वैसे हम आज की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले की बात करेंगे कि जो बैंक्स हैं वो हर एक गांव में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला रीजन, बैंक से ही तो उनको मिलता है लोन, बैंक हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। पहला रीजन तो उनके पास ये है। दूसरा, अगर वो बैंक के पास से लोन लेते हैं तो दे हैव टू फुलफिल ऑल द टर्म एंड कंडीशंस, लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ देने के लिए होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए उनको एक काफी लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। ठीक है, और बेसिक जो रीजन है कि उनके पास कोलेक्ट्रल इट मींस सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा एब्सेंस होती है, तो यही कारण है कि उनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता। ठीक है, बट अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करता हूं, इनफॉर्मल सेक्टर में आपके मनी लेंडर, रिलेटिव, फ्रेंड्स आगे, वो आपको पर्सनली जानते हैं, वो उस व्यक्ति को पर्सनली जानते हैं, तो बिना किसी क्रेडिट के, सॉरी बिना किसी कोलेक्ट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी के वो उनको लोन पे कर देते, लोन दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सनल मैनर से वो उनको जानते हैं, यही कारण है ना। पर इसके बावजूद वो उल्टा क्या करते हैं, उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लेते हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना वो किसी को ये बताते हैं कि भाई कोई उनको सुपरवाइज करेगा, तो वो अपनी मर्जी से उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से वो सिचुएशन बहुत ज्यादा गंदी हो सकती है, जैसे कि हमने सपना के केस में डिस्कस की थी। ठीक है, कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि व्यक्ति का लाइवलीहुड का सोर्स ही खत्म हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसे पूर्व व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ नए तरीके आए, और उन नए तरीके में ही आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जो नया तरीका है वही आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में मैक्सिमम आता है, और 2 वर्ड में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन, SHGS, केवल इतना सा क्वेश्चन आता है और पूरे 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो 15 to 20 मेंबर का एक ग्रुप होता है जो कि सेम लोकेलिटी, विलेज या आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो 15 से 20 मेंबर जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। अब उस ग्रुप में वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, सेविंग मर्जी है उनकी, कोई 20 रुपए भी दे सकता है, कोई 100 रुपए भी दे सकता है, कोई 1000 रुपए भी दे सकता है, डिपेंड अपॉन देयर कैपेबिलिटी। ठीक है, वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी सेविंग करते हैं। अब ग्रुप क्या करेगा, वो मंथली एक मीटिंग बनाते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मान लो कि मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं एक महीने के अंदर केवल 500 रुपीज दे सकता हूँ, और दूसरे व्यक्ति की कैपेबिलिटी ये होती है कि वो 1000 रुपीज भी जमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है वो 200 दे सकते हैं। सिचुएशन ये भी तो क्रिएट हो सकती है। तो डिपेंड उसकी कैपेबिलिटी कि वो कितना पैसा सेव कर सकता है, उस आधार पे वो क्या करता है, वो सेविंग कराता है। उसके बाद वो जो पैसा इकट्ठा करते हैं उस पैसे को वो क्या करते हैं, अगर मान लो कि उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो ग्रुप जो होता है अपने उस सेविंग से उस व्यक्ति को पैसा दे देता है, और उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहां से पैसा मिल जाता है, और उस पैसे को वो यूज कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा जब कुछ समय बीत जाता है, मान लो कि 1 और 2 ईयर उसको स्पेंड हो जाते हैं उस ग्रुप को, तो वो एक अथॉराइज्ड ग्रुप बन जाता है।
और उस अथोराइज ग्रुप बनने के बाद अब उसे बड़े लोन की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो ग्रुप क्या होता है, वो डायरेक्टली लोन ले सकता है बैंक से, क्योंकि लोन जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, ग्रुप को मिलेगा। तो जो कोलेट्रल वाली प्रॉब्लम है ना कि भाई जो पुअर पर्सन के पास है सिक्योरिटी नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं हो पाती, वो प्रॉब्लम जो होती है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी यहाँ पर। अब वो क्या होगा कि ये SHG जो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप के नाम से लोन वहां से बनेगा और वो लोन क्या होगा, वो इक्वल मैनर से जिस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है उसको मिल जाएगा। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जो वो लोन मिला है वो ग्रुप को मिला है, जो लोन मिला है वो ग्रुप को मिला है। अगर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने उसको पैसे को यूज किया है और वो उसको रिपे नहीं कर पाता, तो वो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा उसको रिपे करने के लिए। और वो ग्रुप का मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर जो बाकी बचे मेंबर है वो सारे के सारे, ये सिचुएशन होती है। बट इसका बेनिफिट ये होता है कि जो ये लैक ऑफ कोलेट्रल की वजह से या लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से पुअर पीपल को इनफॉर्मल सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है ना, वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो स्टेब्लिश हो रहे हैं। 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, चाहे वो सेम लोकेलिटी के हो, आसपास के व्यक्ति हो। वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने ग्रुप को फॉर्म करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पैसा सेव करते हैं। अगर उनके पास इतनी सेविंग हो जाती है कि वो अपनी लोन रिक्वायरमेंट को अपने अंदर ही पूरा कर लेते हैं, तो वहां पर डिपेंड होते हैं। बट अगर उनको लगता है कि लोन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब वो अथॉराइज हो जाता है तो वो ग्रुप बैंक से लोन ले सकता है, जिसकी वजह से पुअर पीपल को हेल्प हो जाती है कि उसकी जो कोलेक्टल की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। ओके।